नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो पहली नज़र में थोड़ी थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। मतलब यूक्रेन युद्ध के बीच है और उसकी राजधानी कीव की सड़कों पर सोचिए हजारों लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्रोत जो हैं वो बता रहे हैं कि शहर के बीचों बीच, और वो भी कर्फ्यू लगा होने के बावजूद, हजारों की भीड़ जमा है। हाँ, हजारों की भीड़। लोग यूक्रेनी झंडे लिए हुए हैं और नारे लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ। ये अपने आप में ही मतलब असाधारण है। असाधारण इसलिए भी, जैसा मैंने कहा, कि ये लोग जानते हैं कि उन पर कभी भी रूसी मिसाइल गिर सकती है, मतलब जान का खतरा है। सही बात है। इसके बावजूद वे सड़कों पर हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई। जानकारी ये इशारा करती है कि उनकी मांगे सीधे तौर पर हाल में लिए गए कुछ सरकारी फैसलों से जुड़ी हैं। अच्छा, तो वो कौन से फैसले हैं जिन्होंने लोगों को इतना इतना नाराज कर दिया? क्या खास बात हुई? देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संसद का एक खास सत्र बुलवाया और एक ऐसा कानून पास करवाया जिस पर काफी विवाद है। इस कानून ने उन संस्थाओं को निशाना बनाया जिनका काम था भ्रष्टाचार पर नजर रखना। जानकारी के मुताबिक इनमें से कई अहम संस्थाओं को, आप कह सकती है, या तो बंद कर दिया गया या फिर उनके पर कतर दिए गए, मतलब उन्हें बहुत कमजोर बना दिया गया। अच्छा, मतलब एंटी करप्शन बॉडीज को ही टारगेट किया गया? एग्जैक्टली, हाँ। और इसका असर क्या हुआ? सिर्फ संस्थाएं कमजोर हुई या कुछ और भी है इसके पीछे? हाँ, ये सवाल है। यहीं पर बात गहरी हो जाती है। जो सामग्री हमने देखी उसमें ये साफ संकेत है कि ये वही एजेंसियां थीं जो कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है, कि खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली थीं। ओहो, तो मतलब जांच को रोकने की कोशिश। हाँ, इस नए कानून के आने से एक तरह से ऐसी किसी भी स्वतंत्र जांच का रास्ता ही बंद हो गया। नतीजा ये है कि बहुत से लोग मान रहे हैं कि अब सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में सिमट गई है, बिना किसी रोक टोक के। एब्सोल्यूट पावर वाली बात। ये तो काफी काफी गंभीर बात लग रही है, खासकर तब जब एक तरफ ज़ेलेंस्की की तारीफ भी होती है, बहुत होती है, कि उन्होंने रूस जैसी महाशक्ति को लगभग 3 साल से रोक रखा है। बिल्कुल। और यही इस स्थिति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आपको युद्ध में नेतृत्व की सफलता दिखती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर देश के भीतर ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि पिछले 3 सालों में धीरे धीरे, मतलब सिस्टमैटिकली, विपक्ष की आवाज को दबाया गया है। कई विपक्षी नेता या तो देश छोड़कर चले गए या फिर खबरें हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। और ये बातें ज्यादा बाहर नहीं आती, मतलब वेस्टर्न मीडिया में। हाँ, पश्चिमी मीडिया में इन बातों की चर्चा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए शायद। फोकस ज्यादातर युद्ध पर ही रहता है। अच्छा, और वो जो भ्रष्टाचार के आरोपों की बात थी, क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी है, पैसे के लेन देन को लेके? हाँ, देखिए, आरोप ये भी है, और ये काफी संगीन आरोप है, कि पश्चिमी देशों से जो अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को मिली है, हाँ, बहुत बड़ी मदद मिली है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसी खबरें हैं। अब इनकी पुष्टि करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन खबरें हैं कि राष्ट्रपति का परिवार यूरोप में काफी आलीशान जिंदगी जी रहा है, महंगी गाड़ियां, यॉट, इस तरह की बातें। अब ये बातें भी लोगों की नाराजगी को और हवा दे रही हैं। जाहिर, अगर ऐसी खबरें फैलेंगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये चाहते क्या हैं? उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए, मोटा मोटी 2 मुख्य मांगे सामने आ रही हैं। पहली, कि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं, ये जो नया विवादास्पद कानून है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। ओके। वो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बहाल हो, जहां स्वतंत्र जांच हो सके, मतलब अकाउंटेबिलिटी हो। सही। और दूसरी मांग है कि यूक्रेन में फौरन चुनाव करवाए जाएं। चुनाव युद्ध के बीच? हाँ, यही वो कह रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध का हवाला देकर चुनाव टालते आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का तर्क है, और बड़ा दिलचस्प तर्क है, कि अगर वो युद्ध के साए में जी सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपनी जानें दे सकते हैं, तो वोट क्यों नहीं डाल सकते? ये बात तो सोचने वाली है। वो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं, उसे युद्ध की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते। उनका कहना है कि लोकतंत्र भी उतना ही जरूरी है जितना देश की सीमाएं। ये तो लोकतंत्र में गहरी आस्था दिखाता है वाकई। अच्छा, दुनिया भर में इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कुछ पता चला? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इन प्रदर्शनों की तारीफ हो रही है कई जगहों पर, यहाँ तक कि रूस के कुछ हिस्सों से भी,
जो कि काफी आयरनिक है। हाँ, ये तो अजीब है। इसे एक जागरूक समाज की निशानी के तौर पर दिखा जा रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में अपने नेता के साथ खड़े तो हुए, लेकिन जब उन्हें लगा कि नेता रास्ते से भटक रहा है और देश के हित, लोकतंत्र के हित दांव पर हैं, तो उन्होंने कड़े सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटे। मतलब उनका एक्शन देश को कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि शायद उसे अंदरूनी तानाशाही से बचाने की एक कोशिश है, ऐसा समझा जा रहा है। बिल्कुल, धारणा काफी हद तक यही बन रही है। उन्हें पता है कि वे कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, सड़क पर खड़े हैं जहां मिसाइल गिर सकती है, फिर भी वे अपने नेता को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रहे हैं। ये लोकतंत्र की जड़ों की गहराई दिखाता है यूक्रेन में। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अनोखी और जटिल लड़ाई है जो यूक्रेन में चल रही है, एक साथ दो मोर्चों पर। हाँ बिल्कुल। एक बाहरी दुश्मन से अपनी जमीन बचाने के लिए और दूसरा अंदरूनी तौर पर अपने लोकतंत्र को, अपनी आवाज को बचाने के लिए। सही कहा आपने। और ये संघर्ष दिखाता है कि नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार और पारदर्शिता कितने कितने मायने रखते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, युद्ध के साये में भी। सही बात। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि युद्ध के बीच जवाबदेही की ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये यूक्रेन की पहचान को भविष्य में कैसे गढ़ेगी, और खास तौर पर उन देशों के साथ उसके रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा जो उसे लगातार इतनी मदद दे रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, देखना होगा। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही।